नमस्कार, अर्थसार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं अर्थसार को लेकर के। आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं। अर्थसार पिछले 3 हफ्ते से लगातार हम रोशनलाल अग्रवाल जी के साथ इस सारे मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से समाज में आर्थिक न्याय की बुनियाद रखी जानी चाहिए। और कुल मिलाकर एक बात क्लियर हुई है कि समाज के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है एक तरह से। और ये बात सामने आई थी कि देश में करीब 36 परिवार ऐसे हैं जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा है। देश में करीब 812 परिवार ऐसे हैं जिनके पास देश की कुल संपत्ति का करीब 70% हिस्सा है। और अगर कुल मिलाकर बड़ी बड़ी और कुछ लोगों को जोड़ लिया जाए, कुछ अपर इलीट क्लास को अगर इसमें और ऐड कर लिया जाता है तो करीब ये 10 लाख लोग बनते हैं, यानी 0.01%। ये 10 लाख लोग हैं जिनके पास देश की करीब करीब 90% से ज़्यादा संपत्ति है। और बाकी एक बहुत बड़ा समुदाय, या ये कहिए कि पूरा का पूरा देश गरीब है। और इसीलिए भारत को दुनिया भर में आजकल गरीब लोगों का अमीर देश इस नाम से पहचान भी होने लगी है। लेकिन ये जो बेतरतीब तरीके से विकास हुआ है, ये जो असंतुलित विकास हुआ है, जिसमें समाज में एक तबका बहुत अमीर हो गया और बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब रह गया, ये असंतुलित विकास, इसकी काट अगर इसका जो एक तरह से इसका जो समाधान है वो तलाशने की कोशिश रोशनलाल अग्रवाल जी ने करीब 22 साल पहले शुरू की थी। और आज उनकी पहचान देश के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और समाज सेवियों के बीच में एक मुखर और मशहूर आर्थिक चिंतक के तौर पर है। और पिछले 3 सप्ताह से लगातार हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे और आज हमने दर्शकों के साथ ये तय किया कि आज हम उनसे सीधे समाज के उन लोगों को जो उनसे सीधे बात करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये एपिसोड रखा है। हमारी फ़ोन लाइन लगातार खुली हुई हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप रोशनलाल जी से किसी भी अपनी जिज्ञासा को, किसी भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। उनका वन लाइनर एक जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि देश के जितने भी ये 10 लाख लोग हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स ना लगाकर इनके ऊपर एसेट टैक्स लगाया जाए, वेल्थ टैक्स लगाया जाए, यानी संपत्ति कर। और ये कर जितना इकट्ठा होगा, इस कर पर ब्याज की दर से जो इकट्ठा होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको देश के हर नागरिक में बिना किसी भेदभाव के वितरित कर दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो देश के हर व्यक्ति को उनके मुताबिक करीब 10,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जा सकता है। क्या ये संभव है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा हो सकता है? अगले आधा घंटे हम इसी पूरी बुनियाद पर बातचीत करेंगे और एक सपनों का एक महल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम रोशनलाल जी से जानना चाहेंगे कि ये जो महल है, सबसे पहले आपका स्वागत है A to Z में। और ये जो महल है, जो आपने जो सपना दिखाया है, ये केवल सपनों का महल है या इसमें कुछ हकीकत भी है? ये वास्तव में सत्य की नींव पर खड़ी हुई एक वास्तविक अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले हमारे एक मित्र हैं, मुकेश हैं, कॉलर हैं, हमारे दर्शक हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी मुकेश जी, अपना सवाल करिए। हेलो, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अपना सवाल करिए। हाँ, मैं रोशनलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका हल क्या है, जो 10 लाख आदमियों के पास ही 90% प्रॉपर्टी है। हाँ। तो बाकी आदमी इतने ज्यादा गरीब हैं, तो उनका क्या हल है उसका? हाँ। उसका हल वास्तव में पहले इसका कारण समझिए। बिल्कुल। और इसका कारण है आज की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था। और वह इस बात से सिद्ध होती है कि इस समय देश के जितने लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उन सबका इनकम टैक्स रिटर्न झूठा होता है। इनकम के आकलन के प्रदर्शित करने के जितने तरीके, जितने नियम कानून आज बने हुए हैं, ये झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी कारण व्यवस्था से जो लाभ उत्पन्न होता है
उसका वास्तविक प्रदर्शन नहीं होता, उसका वास्तविक चित्र सामने नहीं आता और यह मुट्ठी भर लोगों के पेट में चला जाता है। समाज के सब वर्गों तक, एक एक व्यक्ति तक जो उनका हिस्सा पहुंचना चाहिए लाभांश के रूप में, वह नहीं पहुंचता और यह भयानक आर्थिक असमानता खड़ी होती है। एक रोशन लाल जी का ये कहना रहा है कि जो आर्थिक असमानता है वो इस तरीके से भी वो दूर हो सकती है, और उनका कहना रहा है कि जो 10 लाख लोग हैं अगर वो संपत्ति कर दें तो ये सारी की सारी समस्या दूर हो सकती है। और सबसे मुख्य बात उनकी रही है कि देश के साधन और संसाधनों पर केवल 10 लाख लोगों का नहीं बल्कि देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का उतना ही हक है जितना टाटा का, बाटा का या रिलायंस के मुखियाओं का है। तो कुल मिलाकर ये बात है, यहाँ पर हमने उनसे पहले भी सवाल पूछा है कि उन लोगों ने उत्पादन किया, उन लोगों ने कर्म किया, पुरुषार्थ किया, इसलिए जो न्याय की कसौटी है उस पर आपका सिद्धांत कैसे खरा उतरता है? बिल्कुल, हमने बुनियादी तौर पर जब इस बात को स्वीकार किया कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर, धन दौलत पर देश के सारे नागरिकों का समान अधिकार है, तो फिर एक नागरिक का अधिकतम अधिकार क्या है? क्योंकि एक कॉलर है हमारे साथ, बीडी शर्मा है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी शर्मा जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस तरीके के विचारों से काफी है? मेरे विचार में तो नक्सलाइस्ट को हर प्रदेश में सहायता देके गरीबों को बुला लेना चाहिए। देखिए जहां तक नक्सलाइट्स का सवाल है, समाज में जो व्यवस्था मौजूद है यह उसकी एक क्रुद्ध प्रतिक्रिया है। यानी वर्तमान व्यवस्था जो अन्याय पैदा कर रही है उस अन्याय का यह एक प्रदर्शन है, क्रुद्ध प्रदर्शन। और क्रुद्ध प्रदर्शन किसी व्यवस्था का, किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान होता है उस व्यवस्था को न्याय की कसौटी पर खरा बना देना। माने रोशन लाल जी का तो साफ कहना है कि केवल 10 लाख लोगों पर अगर संपत्ति कर लगाया जाए और कर पर भी ब्याज की दर से अगर उसको अलग से निकाला जाए तो देश के हर व्यक्ति को 10,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जा सकता है। बीडी शर्मा जी हैं, दोबारा आपसे सवाल करना चाहते हैं जी, अपना सवाल करिए जी। मेरा ये कहना है कि ये जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो हमारी सारी संपत्ति है, इसको खत्म करने के लिए क्यों ना गरीब लोग नक्सलाइज को इकट्ठा कर दें, सारा देश ही नक्सलाइज बन जाए, तब ये मुट्ठी भर लोग खत्म हो सकते हैं। देखिए, ये तो समाज को एक प्रकार से सारी व्यवस्था को नष्ट करने वाली बात कर रहे हैं कि अगर ये सबके सुख का कारण नहीं बनती तो इसको नष्ट कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि इसको वह स्वरूप दे दिया जाए कि सबके सुख के मूल उद्देश्य को पूरा करे। मैंने जो उसमें बात कही है कि इन मुट्ठी भर लोगों पर टैक्स लगाइए, ब्याज की दर से टैक्स लगाइए, क्योंकि और इन लोगों का आदर करिए, इन लोगों का आदर नहीं, आदर तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा। हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। कुसुम शर्मा है, दिल्ली से हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी कुसुम जी, अपना सवाल करिए। मैं कुसुम शर्मा बोल रही हूँ, रोशन लाल से पूछना चाहती हूँ कि गरीबों को भी हक मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से आज जो हक नहीं मिल रहा है इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण हक, न्यायपूर्ण अधिकार कितना है यह परिभाषित नहीं है। हमने स्वतंत्रता को मान्य किया, लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकतम मर्यादा भी कोई होनी चाहिए। रेवाड़ी से एक कॉलर है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं जी, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था, क्यों ना हम प्रॉपर्टी और इन सब चीजों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करवा देते? आपने ठीक सवाल किया है कि जब सब संपत्ति पर सबका समान अधिकार है तो इसका परिणाम खराब इसलिए निकलेगा कि उन संसाधनों का उत्पादक उपयोग करने की जो क्षमता है वो सब लोगों की नहीं होती। रमेश चौबे हैं, वो भी आप एक मिनट जी। और यदि हम एक संपन्न समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो संसाधनों के प्रबंधन का दायित्व उन लोगों पर जाना चाहिए जो प्रबंधन कला में कुशल हों, और जो लाभ है उसका समाज में वितरण हो। देखिए, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
जैसे प्रकृति को हम गाय मान लें, अगर हम गाय को काटें तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन गाय को बांटने की बजाय उसका दूध बहुत पौष्टिक है, बांटा जा सकता है और हर व्यक्ति को दिया जा सकता और है, लगातार बांटा जा सकता है, लगातार बांटा जा सकता है। बिल्कुल। चौबे जी हैं, रमेश चौबे जी हैं जी, अपना सवाल करिए आप। मेरा सवाल रोशनलाल जी से है। मॉडल तो इनका ठीक है, सही बात है, हाँ, लेकिन किस आधार पर मैंने किस तरह से चैनल बनाया जाए ताकि मैंने वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बात यहाँ आ गई। इम्प्लीमेंट का जहां तक सवाल ये है, सिस्टम आपकी बात को मानेगा नहीं मानेगा? देखिए ये सिस्टम आज के सिस्टम पर चूंकि मूर्ख और धूर्त ये हावी हैं, लेकिन इससे निराश होने का कोई कारण नहीं है। समाज हमेशा अच्छे विकल्प को, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे विकल्प को स्वीकार करता है, और मनुष्य अंततः अन्य जानवरों की तुलना में श्रेष्ठ है तो अपने इसी विवेक के कारण है। इसलिए एक मुद्दा जिस प्रकार से मैं समाज में रखने की चेष्टा कर रहा हूं, वह लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा, और उससे जितने भी सवाल पैदा होंगे हम उनका हरेक का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह हम सवाल निरंतर देते भी जा रहे हैं और लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। एक बात ये भी उठती रही है कि मान लिया अभी रिलायंस के लोग या अभी जो कंपनियां हैं, जो अभी उद्योगपति हैं या बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, हाँ। अभी वो इनकम टैक्स देते हैं जी, लेकिन अभी जब आपका अपना एक नया दर्शन, आर्थिक दर्शन सामने रख रहे हैं और आप उस पर लगे हुए भी हैं, हाँ, तो उनको जो है संपत्ति कर देना पड़ेगा, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? एक बड़ा मुद्दा है। बहुत आसानी से अगर ये मुद्दा उनकी समझ में आ जाए तो, क्योंकि आज की स्थिति में चाहे उद्योग की बात कर लें, चाहे आप व्यापार की बात कर लें, इनको अपना हिसाब किताब बनाने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है, जो खर्च करना रमेश पड़ता चौबे है। जी जो आपसे बात कर रहे थे, फिर से आपसे एक सवाल करना नहीं, चाहते मैं हैं इसको जी। रमेश जी थोड़ा आप सा clear कर दूं। आप आगे की बात करिए। इनका मुद्दा जो है जन अभियान का स्वरूप कैसे दिया जाए ताकि जनता जागरूक हो और शासन वो को कहते हैं दबाव आपका बनाए। मॉडल एकदम फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल चौबे जी, आप मेरा फोन नंबर और मिलने का स्थान सब कुछ उसमें प्रदर्शित है। आप लोग अपने अन्य मित्रों के साथ जो उत्सुकता लेकर आएंगे, मैं आपके शांत करने का वचन देता हूं, क्योंकि यह देश डूबा ही इसलिए है कि उसके नागरिकों को वोट देने का ब्रह्मास्त्र तो मिला, लेकिन उसे चलाने का प्रशिक्षण वो आज तक नहीं मिला। हमारे धर्मज्ञों ने भी उसकी कोई कोशिश नहीं की, हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। क्या ये एक शर्मनाक स्थिति नहीं है कि सारी शिक्षा प्रणाली में मताधिकार का उपयोग करने के लिए एक शब्द का भी कोई अध्याय नहीं है। उसका उपयोग कैसे करना, हाँ, उसका उपयोग कैसे करें, यानी हमने ब्रह्मास्त्र तो दे दिया, चलाने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, और उल्टे इस देश के लोगों पर, मतदाताओं पर मूर्ख होने का एक चस्पा ठोक दिया। बिल्कुल, नोट से भी वोट। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह बात जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वे लोग जो न्याय में विश्वास करते हैं और सबके सुख के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं और अपने स्तर पर काम भी करते हैं। रोशनलाल जी पिछले खुद 22 सालों से काम कर रहे हैं वो, और हम एक ये बात जानना चाहते हैं कि किस तरह से लेकिन मैं अपनी बात को रोकते हुए पहले एक कॉलर को लेना चाहूंगा। अमेरिका से एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी, आप अपना सवाल करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये झूठे आंकड़ों के हिसाब से जो रिटर्न भरे जाते हैं, हाँ, और उसकी जांच निष्पक्ष हो सकती है, ऐसा कानून बनाया जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बल्कि मैं भारत के कानूनों के बारे में तो आपको जानकारी भी दे दूं कि यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन का एक कानून बना, जानने का हक, बिल्कुल, लेकिन उसमें एक उपधारा 8 जोड़ दी गई और निजी संपत्ति के बारे में जानने के अधिकार को इससे बाहर कर दिया गया। ओके, यह इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। मैं इसको अत्यंत अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी कहूंगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस देश का नागरिक एक तरफ उस देश का मालिक मानते हैं आप, बिल्कुल, और दूसरी तरफ संपत्ति की गोपनीयता का कानून, यह
तर्कहीन इसलिए हो जाता है क्योंकि मालिक से कुछ भी गोपनीय किस बात के लिए, जो जानकारी हम सरकार को देते हैं उसके बारे में जानने का अधिकार तो इस देश के हर नागरिक को होना चाहिए। एक बात जो लेकिन आपने कही है कि अगर जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबको हर महीने करीब अंदाजा यह है कि 10,000 रुपया महीने के हिसाब से आराम से दिया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इससे उपभोग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और नेचर पर एक अलग तरह का दबाव, अलग तरह का बोझ आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लोग अंधाधुंध खर्च देखिए करेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ, 4 अंग माने जाते हैं। बिल्कुल। उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग। इनके बीच संतुलन कायम करने से ही एक श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। आज की स्थिति में न समाज के नियंत्रण में उत्पादन है, न विनिमय है और उपभोग भी नहीं है। यानी समाज को जो चाहिए, लेकिन सामान भी मुकेश अंबानी का और पैसा भी मुकेश अंबानी का और खरीद भी मुकेश अंबानी से ही रहे हैं। ये क्या गोलमोल कैसे है? ये सब ये गोलमोल इसलिए है कि उत्पादन में मुख्य भूमिका व्यक्ति की नहीं है, मुख्य भूमिका साधनों की है। यानी मशीनों के आ जाने के बाद जिस काम को हजारों लोगों की सहायता से बहुत लंबे समय में हम कर पाते थे, अब मशीनों की सहायता से चुटकियों में 10-5 लोग कर डालते हैं। यानी अब जिसके पास मशीनें हैं, यानी जिसके पास संपत्ति है, वह उत्पादन के उतने ही बड़े भाग पर बिल्कुल अपना अधिकार रखता है, अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन करता है। वो ये नहीं देखता कि क्या उत्पादन करने से समाज का कल्याण होगा। उसको लूट का अधिकार जिसमें मिलता है वही उसी वस्तु का उत्पादन होता है। हम एक बहुत मुख्य और अहम मुद्दे पर आना चाहेंगे जी, और वो ये है कि ये जो सारा का सारा अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, पिछले 22 साल केवल आपने शोध ही नहीं किया, आप समाज में भी उतरे और समाज में एक माहौल बनाने की भी आपने कोशिश की है जी। आप इस सारे विषय को लेकर के अब समाज में कैसे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे ये कामयाब हो, कैसे होगा? लेकिन आप ये सवाल का जवाब दें। हम एक अपने दर्शक से जरूर बात करना चाहेंगे। भास्कर हैं दिल्ली से। जी भास्कर जी, अपना सवाल करिए। रोशन लाल जी को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं भास्कर सिंह बोल रहा हूँ। ये आपसे एक प्रश्न पूछना था। हाँ। कि जो आपने एक अभियान ये चला रखा है कि प्रत्येक मतदाता को एक आर्थिक जो है वो राशि निश्चित रूप से देनी चाहिए जो वोट डालेगा, ये आज के विषय से अलग है। हालांकि मैं इस बात का जवाब इसलिए दे रहा हूं, नहीं, हमारा अगला सवाल इसी पर है कि होगा कैसे। होगा कैसे का सवाल जो है आप भास्कर जी के सवाल में भी खोज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज केवल बड़ी मुश्किल से 60% लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ ठीक है। 40% लोग वोट ही नहीं डालते। अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमको मतदाता को इनिशिएटिव देना पड़ेगा, प्रोत्साहन राशि देनी पड़ेगी, वोटिंग इंसेंटिव। वोट इंसेंटिव यानी जो मतदान करने के अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करेगा, हम उसे सरकार के ही खजाने से देंगे। और देखिए ये इसलिए मतलब महत्वपूर्ण है कि सरकार का